नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर जगजीवन शर्मा। दर्शकों, एक पुराना गीत है, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो हर जग को लगते प्यारे। दर्शकों, बच्चों के बारे में हर माँ बाप, हर अभिभावक संवेदनशील होता है। हर माँ बाप को लगता है कि उसका बच्चा स्वस्थ रहे, बीमारियों से ग्रस्त ना हो। अगर कोई संभावित बीमारी भी हो तो उसका उपचार हो, और उपचार भी हो किसी ऐसी पैथी से जिसका कम से कम साइड इफ़ेक्ट हो। जी हाँ दर्शकों, आज ऐसे ही विषय पे हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसका शीर्षक है बच्चों में होने वाले रोग और उनका होम्योपैथिक उपचार। और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर नितिन सकलानी। डॉक्टर नितिन, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार। डॉक्टर नितिन बाल रोग विशेषज्ञ तो है ही हैं, लेकिन वर्तमान में जो होम्योपैथिक अनुसंधान संस्थान है शिमला में, भारत सरकार का उपक्रम है, उसमें बतौर साइंटिस्ट, रिसर्च ऑफिसर काम कर रहे हैं। और बच्चों को, अभिभावकों को बच्चों से संबंधित होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक भी कर रहे हैं और होम्योपैथिक उपचार भी कर रहे हैं। आइए चलते हैं उनके पास सीधे और आज के विषय से संबंधित जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर नितिन जी, मेरा पहला सवाल, बच्चों में आमतौर पर कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? जी, ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। बच्चों में होने वाली कॉमन बीमारियां जो है, तो अगर मैं कहूँ तो बच्चों में होने वाली बीमारियों को हम अलग अलग ग्रुप्स के अंदर जो है डाल सकते हैं। जी, सबसे कॉमन जो बच्चों के अंदर बीमारियां देखने को मिलती है वो रेस्पिरेटरी इलनेस, श्वसन तंत्र की बीमारियां देखने को मिलती हैं। श्वसन तंत्र से संबंधित रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जी, इसके अंदर भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां बच्चों को देखने को मिलती है, जैसे कॉमन कोल्ड, निमोनिया और अस्थमा और दमा जैसी बीमारियां जो है। जी, इसके अलावा बच्चों के अंदर जो है पेट के अफेक्शंस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अफेक्शंस जो है कॉमनली देखने को मिलते हैं। ये पाचन संस्थान से संबंधित बीमारियां हैं जितनी। जी, उसमें क्या क्या होता है? उसमें जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, जी, डायरिया या वॉर्म इन्फेस्टेशन, पेट में कीड़ों के रोग जो है कॉमनली बच्चों के अंदर जो है देखने को मिलते हैं जो है। जी, साथ ही बच्चों के अंदर आजकल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के जो है बहुत सारे मामले जो है देखे जाते हैं। जी, इसमें भी कुछ मुख्य प्रकार से अगर मैं आपके समक्ष लाऊं इस चीज़ को, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी और एनीमिया, ये कुछ महत्वपूर्ण डेफिशिएंसीज हैं जो बच्चों के अंदर देखने को मिलती हैं। और इसके साथ ही कुछ सीजनल बीमारी बच्चों के अंदर देखने को मिलती है, मौसम से संबंधित, जैसे इन दिनों बरसात का ऋतु है, उससे संबंधित इस तरह जैसे कि आजकल स्क्रब टाइफस के केसेस जो है काफ़ी देखने को मिलते हैं। जी, टाइफाइड के केसेस काफ़ी देखने को मिलते हैं, या सीजनल फ्लू जिसे बोला जाता है, इन्फ्लुएंजा, वो जो है काफ़ी बच्चों के अंदर देखने को मिलते हैं जो है। जी, जो है इसी के साथ कुछ नई बीमारियां जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, और वो बीमारियां जो जनरली जो है एडल्ट्स को अफेक्ट करती थी, जैसे मोटापा, ओबेसिटी, ये जो है बच्चों के अंदर आजकल बहुत कॉमन हो गया है। और कुछ बीमारियां जो उनकी डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे बच्चों का बोलना और उनके माइलस्टोन डिले होना, या फिर उसी के साथ में जो है आजकल और बीमारियां देखने को मिल रही हैं, जैसे ऑटिज्म बच्चों के अंदर जो है बहुत कॉमन हो रहा है जो है, या कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जैसे ADHD जो है, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स। तो ये विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है बच्चों के अंदर कॉमनली देखने को मिल रही हैं। जो ये वो कॉमन बीमारियां हैं, आम सी बीमारियां हैं जो कॉमनली देखने को मिलती है बच्चों में। डॉक्टर साहब, आपने भिन्न भिन्न शरीर के अलग अलग जो संस्थान है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, सबसे संबंधित मुख्य बीमारियां जो ग्रस्त करती हैं बच्चों को, उनके बारे में बताया। थोड़ा विस्तार से आपसे जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए। आपने कहा श्वसन संस्थान, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित जो बीमारियां, इसमें आपने बहुत सारी बीमारियों की चर्चा की।
आपने कहा जो कॉमन कोल्ड ये कॉमन समस्या है, अस्थमा होगी इत्यादि होगी। तो डॉक्टर साहब इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। एक तो ये बताएं कि चूँकि ये तो बड़ा कॉमन देखने को मिलता है, हर तीसरे बच्चे का नाक बहरा होता है, खांसी बार बार होती है। एक तो कारण बताएं कि ये बच्चों में क्यों कॉमन है। जैसे कि हम जान ही रहे हैं, बच्चे अभी जो है अपना अग्रसर हो रहे हैं जवानी की तरफ जो है, और उसमें क्या होता है कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं होती है शरीर की, वो उतनी तरीके से मैच्योर नहीं होती। जी। एक नया डेवलप जो है नवजात जो बच्चा होगा या टोडलर जिसे हम बोलेंगे जो है, या स्कूल गोइंग कोई चिल्ड्रन है, उसका इम्यून सिस्टम जो है उतना मैच्योर नहीं होता। तो आपके एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले वेरियस जो है वायरस और बैक्टीरियाज के खिलाफ जो है वो अपना डिफेंस प्रॉपर ढंग से शो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आप देखेंगे सीजनल एलर्जीज और सीजनल फ्लू होने की पॉसिबिलिटी बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। अच्छा, जैसे जैसे जो है बच्चों की उम्र बढ़ती है, तो उम्र बढ़ने के साथ उनका जो है रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बेहतर होती रहती है। और उसके बाद आप देखते भी हैं कि वो जो बार बार कोल्ड कफ होने के इंसिडेंसेस थे वो नियर अबाउट 7 से 8 उम्र के आसपास जो है कम अपने आप ही कम होने लगते हैं जो है। जी बिल्कुल। तो इस तरीके की कॉमन बीमारियां जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर देखने को मिलता है। अच्छा, मैं आपकी तरफ से ध्यान जो है ऑडियंस का जरूर इस तरफ लाना चाहूँगा कि एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे पास जो बच्चे आते हैं, जो बच्चे और उनके पेरेंट्स जो आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि डॉक्टर साहब ये बच्चा बार बार बीमार हो जाता है जो है। बिल्कुल। तो हम इसको बार बार जो है दवाइयाँ देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, एंटी एलर्जिक मेडिसिन देते हैं, लेकिन ये हर हफ्ते के अंदर जो हमें देना पड़ता है, और हमें बहुत इसकी चिंता रहती है कि कहीं ये दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट ना जो है देखने को मिले। तो इस चीज़ के लिए, रिकरेंट टेंडेंसीज के लिए होम्योपैथिक फिजिशियंस के पास बहुत कॉमनली जो है लोग आते हैं, और इनका उपचार जो है होम्योपैथी की पद्धति से बिल्कुल पॉसिबल है। रिकरेंट अफेक्शंस को बिल्कुल आप जो है होम्योपैथी की सिंपल स्वीट एंड सिंपल मेडिसिन से जो है आप बिल्कुल जो है जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन जो है आपके रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को ही स्टिमुलेट करती है, ताकि वो डिफरेंट टाइप्स के वेरियस और बैक्टीरियाज के खिलाफ जो है आपके शरीर की जो है इम्यून सिस्टम को जो है बेटर तरीके से परफॉर्म करा सके। और इसके सेवन करने से आप देखेंगे कि उनको रिकरेंट अफेक्शन जो कोर कारण रहता है बच्चों के माता पिता की चिंता का, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है जो है। जी। तो डॉक्टर साहब, बच्चों के माता पिता का जो चिंता है, जो उनका कंसर्न है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमने आपको बुलाया। और आपने कहा कि बहुत बड़ा कारण है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बच्चों की कम होती है, और वही काम जो है आपकी एलोपैथी जो एलोपैथी में थोड़ा कम, जो एलोपैथी में साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा रहते हैं, उसको देखते हुए आपके यहाँ जो है एक तो इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ाती है और लेसर साइड इफ़ेक्ट्स। डॉक्टर साहब, क्या आप उपचार से पहले कोई आप इन्वेस्टिगेशन जांच प्रक्रिया भी रिकमेंड करते हैं? मान लीजिए बच्चा बार बार आपके पास आ रहा है, और इसलिए आ रहा है क्योंकि वो दवाइयाँ बहुत सारा सेवन कर चुका है, तो पेरेंट्स आपके पास आते हैं इसलिए कि ताकि अब जो दवाई दे एक रिकरेंस ना हो, बार बार ये इन्फेक्शन ना हो, और कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स हो। आपको पता है काफ़ी लंबे समय से वो दवाइयाँ का सेवन कर रहा है, तो आप कोई जांच प्रक्रिया, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई टेस्ट भी करते हैं ये पुष्टि करने के लिए कि कोई इसके जो लंग्स या अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टेड, या कोई और कोई दिक्कत तो नहीं है ज़्यादा? जी बिल्कुल, जो है हम रोग को जो है विभाजित करते हैं। जैसे कि हमारे समक्ष अगर बच्चा कोई आता है और इस तरीके से अफेक्शन, तो सबसे पहले तो मेडिकल साइंस में क्लिनिकल एग्जामिनेशन नाम की चीज़ होती है। तो उसमें हम जो है पहले ही उस बच्चे को जो है प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करके आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ये कहीं रोग जो है आपके जो है डीपर ऑर्गन्स की तरफ तो नहीं चला गया। जैसे कि आप श्वसन तंत्र की अगर बात कर रहे हैं, तो श्वसन तंत्र जो है 2 अलग अलग हिस्सों में आप विभाजित कर सकते हैं, जैसे अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी जो है। तो अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अफेक्शंस होते हैं, तो जो कि हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशंस के दौरान पता चल जाते हैं, जैसे निमोनिया हो गया आपका या एस्थमा हो गया, तो इन चीज़ों के लिए हम जो है जो इन्वेस्टिगेशंस हमें रिक्वायर्ड होते हैं उनकी डायग्नोसिस के लिए उसको करते हैं, ताकि वो रोग जो है ज़्यादा गंभीर ना हो सके और उसका समय रहते हुए ही उपचार किया जा सके। तो रोग की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए और कितना जो है इन्फेक्शन कहाँ तक है उसकी प्रमुखता जांचने के लिए, आप पुष्टि करने के लिए भिन्न तरह की जांच प्रक्रियाओं से आप गुजरते हैं, जो आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उसके अलावा भी। डॉक्टर साहब, ये तो बात होगी श्वसन तंत्र से संबंधित। आपने कहा पेट से संबंधित जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है, पेट से संबंधित भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। वो बीमारियां कौन कौन सी है
जी और उनके कारण क्या है? जी, सबसे कॉमन कारण जो बच्चों के अंदर देखने को मिलता है वो है पेट में कीड़े होना। हमारे पास काफ़ी पेरेंट्स आते हैं जो अपने बच्चे को लेके आते हैं, वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, जो है इसको मीठे की बहुत चाह रहती है, ये मिट्टी खाता है, ये जो है दीवार चाटता है, या फिर कच्चे चावल की इच्छा बहुत होती है, और कभी कभार पेट में दर्द भी बताता है, जो है। तो बच्चों के अंदर कॉमनली जो है, और कॉन्स्टिपेशन या डायरिया के इंसिडेंसेस भी इन बच्चों के अंदर देखने को मिलते हैं, जो है। जी। तो उसमें देखा जाता है, जब आप पैखाने की जांच कराते हैं तो देखते हैं कि जो है उसके अंदर जो है वॉर्म्स किसी ना किसी प्रकार के देखे जाते हैं, जी। चाहे वो पिन वॉर्म हो, चाहे वो राउंड वॉर्म हो, चाहे वो हुक वॉर्म हो। तो इस तरीके की कॉमन बीमारियां बच्चों के अंदर जो है कॉमनली देखने को मिलती है। और खासकर पेरेंट्स की एक काफ़ी कॉमन चिंता है कि ये खाता बहुत अच्छे तरीके से है लेकिन इसका वजन नहीं हो रहा, जो है। जी, तो बिल्कुल। एक मुख्य कारण बच्चों के अंदर जो है हमेशा वो वॉर्म इन्फेस्टेशन जी। रहता है, जो है। बच्चों में जो कीड़े होते हैं, तो एक तो ये कारण हो गया डॉक्टर साहब। फिर आपने दूसरी जो और बीमारियां बताई, कहीं बार बार कोई लूज मोशन हो जाना, पेट फूल जाना, या फिर कॉन्स्टिपेशन की भी आपने चर्चा की, इनके कारण भी बताएं। इनके पीछे एक मुख्य कारण जो मैं इस लीग से हटके आपको बताना चाहूँगा, पेरेंट्स का बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा लगाव। जी, बिल्कुल। ये एक काफ़ी बहुत बड़ा कारण है बच्चों के अंदर ये कॉमन समस्याएं जैसे कॉन्स्टिपेशन जैसी चीज़ें होना, जो है। जी। आज पेरेंट्स का जो है काफ़ी ज़्यादा लगाव है, तो अगर बच्चा जो है ये कहता है कि मैं हरी सब्जी नहीं खाऊंगा, फास्ट तो फूड खाऊंगा। फास्ट फूड खाऊंगा, तो जो है पेरेंट्स जो है इमीडिएटली जो है उसको जो है लो फाइबर डाइट और ऐसी चीज़ें जो मार्केट में मिलती हैं, जो हमारे पैलेट के लिए, सॉफ्ट पैलेट के लिए, टेस्ट बड्स के लिए अच्छी है, बट जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ भी नहीं है, जिसके अंदर फाइबर कुछ भी नहीं है, ये कॉमन चीज़ें जो है समस्याएं हैं जिसकी वजह से बच्चों के अंदर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल रहा है। अदरवाइज बच्चों के अंदर कॉन्स्टिपेशन होना काफ़ी कम है, बट ये कुछ फूड हैबिट्स हैं, हम गार्जियंस का अपने बच्चों के प्रति जो है लगाव, जिसकी वजह से जो है हम इस तरीके की जो है बच्चों को उस लगाव की वजह से ही भी ये इस प्रकार की बीमारियां जो है दे रहे हैं, जो है। जी डॉक्टर साहब, आपने बतौर होम्योपैथिक फिजिशियन उपचार और बीमारियों के कारणों के साथ साथ जो है हमारे जो अभिभावक है उनको भी संदेश दे दिया कि बच्चों के प्रति संवेदनशील, सचेत होना, लगाव होना स्वाभाविक है, लेकिन खान पान का ध्यान रखना चाहिए। अगर हरी सब्जी मांगी तो हरी सब्जी दीजिए ना, बजाय इसके कि जो फास्ट फूड, क्योंकि वो जो फास्ट फूड या बाहर का जो खाना लो फाइबर जिनकी आपने चर्चा की, वो बहुत बड़ा कारण है। कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया, पेट से संबंधित जितने भी विकार हैं। तो डॉक्टर साहब, ऐसे में एक तो आपने कहा कि स्वाभाविक तौर पे कि इन चीज़ों का सेवन कम से कम कराया जाए बच्चों से, हाँ जी। और इसके अलावा उपचार के तौर पर एज होम्योपैथिक फिजिशियन आप क्या सुजेस्ट करेंगे हमारे दोस्त? जी, वैसे तो बच्चों के केस के अंदर हमेशा जो है हाई फाइबर डाइट्स, और जब तक लगे ना तब तक जो है बच्चों को दवाई से दूर रखना चाहिए। जी। साथ ही अगर किसी वजह से जो है अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो इसमें होम्योपैथी की कई मेडिसिन हैं जो आप उपचार के तौर पे ले सकते हैं। जी। होम्योपैथी की मेडिसिन कंप्लीटली लक्षणों के आधार पे रहती है, जो है। जी। इसी वजह से किसी स्पेसिफिक मेडिसिन का नाम बता पाना कि ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बच्चों के लिए यूज़ हो जाएगी, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। जी। बट मैं इन जेनरिक टर्म में जो है आपको हमारी काफ़ी मेडिसिन है, जैसे ओपियम है, ब्राइनिया है, निकनेंथेसिस है, या और काफ़ी जो है मेडिसिन है जो कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज की जा सकती है। काफ़ी सारी औषधियाँ हैं डॉक्टर साहब, आपने कहा, लेकिन साथ ही साथ हमारा ये संदेश कि सेल्फ मेडिकेशन जो है आप बिल्कुल ना करें। जी। और आपने कहा कि लक्षणों पे आधारित होता है, वो सिर्फ एक कुशल फिजिशियन ही बता सकता है, होम्योपैथिक फिजिशियन ही बता सकता है कि कौन कौन से लक्षण हैं, और उस बीमारी के लिए उन लक्षणों से जो बीमारी के लक्षण के बाद जो बीमारी पैदा हो रही है उसके लिए क्या दवा दी जाए, वो एक फिजिशियन ही बताएगा। तो इस तरह के अगर कुछ लक्षण देखने को मिल रहे हैं, आप बीमारी से ग्रस्त है बच्चा आपका, तो किसी भी कुशल होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाएं और लक्षणों पे आधारित जो ट्रीटमेंट है वो लें, और जो पूरी तरह से कारगर भी है और साइड इफ़ेक्ट्स भी कम है। डॉक्टर साहब, ये तो पेट से संबंधित विकारों की चर्चा हो गई, आपने कीड़ों के बारे में भी बताया, कॉन्स्टिपेशन के बारे में भी बताया। एक और आपने चर्चा की जो बहुत कॉमन है बीमारियां, वो है सीजनल, यानी मौसम से संबंधित बीमारियां। मसलन इन दिनों वर्षा ऋतु चरम पे है, और इन दिनों बहुत सारी बीमारियां वर्षा ऋतु से संबंधित बीमारियां होती हैं। अभिभावक बहुत परेशान रहते हैं, कहीं जल जनित रोग है, कहीं भीगने से संबंधित बीमारियां हो रही हैं, कहीं
फूड इत्यादि में जो बाहर खा रहे हैं बच्चे, उसमें कुछ तरह का कोई फूड या कोई इन्फेक्टेड खाना खा रहे हैं, तो किस तरह की बीमारियां रहती है मौसम पे आधारित, खासकर इस सीजन की मैं बात करूं, जी और उनके क्या क्या लक्षण और कारण क्या होते हैं? जी एक महत्वपूर्ण जो बीमारी जो आजकल हिमाचल प्रदेश को घेरे हुए है वो है स्क्रब टाइफस जो है। अभी आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है ज़्यादातर लैंड जो है पेड़ पौधों से जो है भरा हुआ है, और बरसात के टाइम पे जो है कीड़ों का जो है बहुत ज़्यादा जो है हाई लेवल पे मात्रा हो जाती है, प्रकोप रहता है जो है। तो स्क्रब टाइफस एक ऐसी बीमारी है जो कीड़े के काटने से फैलती है, और बच्चों के अंदर ये इसीलिए कॉमन देखने को मिलती है क्योंकि बच्चे जो है बाहर जाकर जो है खेलते हैं, झाड़ियों में ले जाते हैं, कभी गेंद अगर जो है झाड़ियों में चली गई तो वहाँ चले जाएंगे, और वहाँ वो इस प्रकार का कीड़ा जो है उनको काट लेता है, जिसकी वजह से उनको ये बीमारी होती है। डॉक्टर साहब, उसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? जी, स्क्रब टाइफस के जो लक्षण हैं वो बिल्कुल आम बीमारियों की तरह ही होते हैं, जैसे वायरल अफेक्शंस हैं, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनकी वजह से आप उसको समय रहते ही पहचान सकते हैं। कॉमन लक्षण उसके अंदर जो रहते हैं वो हाई ग्रेड फीवर रहेगा, माथे में दर्द रहेगा, मांसपेशियों में दर्द रहेगा, जॉइंट में सूजन आ सकती है, कभी कभार जो है स्किन के ऊपर जो है लाल कलर के चटके देखने को मिल सकते हैं, और एक जो उसका पहचानने का जो तरीका है, जहाँ पर भी उस कीड़े ने काटा होगा वहाँ पे एक काले कलर का जो है स्कैब बना होगा, जिसको एस्चार बोला जाता है जो है। तो अगर ये इस तरीके के लक्षण हैं, इन लक्षणों को जो है आपको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके उसकी ट्रीटमेंट और उपचार कराना चाहिए, क्योंकि अगर इसको जो है अगर आपने डिले कर दिया तो इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं, और इस बीमारी की वजह से जो है बच्चों की या अगर ये अडल्ट्स में हो तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। जी, तो डॉक्टर साहब, इसलिए लक्षण जो मैं ज़्यादा इम्फेसाइज जो है लक्षणों पे कर रहा था, क्योंकि ये बड़ी कॉमन है इन दिनों हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, स्क्रब टाइफस के मरीज आना शुरू हो गए हैं हॉस्पिटल में। तो एक तो बतौर फिजिशियन आपने ये कहा कि जो आपने सिम्टम्स बताए, लक्षण बताए, उनको शुरुआत में पहचाने, और एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ आपने बताई कि निशान भी वहाँ होता है ब्लैक। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत जो है वो हॉस्पिटल जाएं, जांच करवाएं और उपचार लें। और एक तो हो गया स्क्रब टाइफस की बात डॉक्टर साहब सीजनल में बीमारियों में, इसके अलावा जैसे कॉमन जो बीमारी बच्चों के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि आपका इस टाइम पे जो है फूड और वाटर का कंटामिनेशन बैक्टीरियाज के थ्रू काफ़ी कॉमन है, तो टाइफाइड के भी एपिसोड्स जो हैं देखने को मिलते हैं जो है। टाइफाइड्स हो गए, हेपेटाइटिस हो गए, जो जितने टाइप के वायरल अफेक्शंस हैं उनकी वजह से लिवर के अंदर डैमेज होना या टाइफाइड होना, ये कॉमन जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा सीज़न के अंदर जो है आपको इन्फ्लुएंजा, क्योंकि चेंज ऑफ वेदर काफ़ी कॉमन रहता है बरसातों के अंदर, या भीगने की पॉसिबिलिटी रहती है, उसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन आता है, जिसकी वजह से इन्फ्लुएंजा के इन्फेक्शंस होने की भी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, इन्फ्लुएंजा जिसमें बुखार वगैरह कराने की संभावना, वो भी कहा आपने, टाइफाइड की आपने बात की, थोड़ा सा लक्षणों की बात भी बताएं डॉक्टर साहब, ताकि दर्शक हमारे अभिभावक थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सके कि यह कॉमन भी जो फीवर है, सामान्य बुखार है या फिर टाइफाइड से संबंधित है। जी, टाइफाइड जैसे कि ये आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन है एक टाइप का जो है, और इसका जो स्प्रेड है वो आपका फूड, कंटामिनेटेड फूड या जो है वाटर से। तो ज़रूर आप अगर कोई पेशेंट है, कोई बच्चा है या कोई एडल्ट है जिसको जो है हाई ग्रेड फीवर मेंटेन होकर रखा हुआ है, और उसके बाद उसको पेट में दर्द हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत है या डायरिया लगा हुआ है, और उसके साथ शरीर के ऊपर जो है चटके, लाल कलर के चटके अगर देखने को मिल रहे हैं, तो उसको टाइफाइड की शिकायत हो सकती है जो है। तो इसकी शीघ्र अतिशीघ्र जांच करके इसको कॉमन कोल्ड से डिफरेंशिएट करना चाहिए। ये शुरुआती सिम्टम्स हैं। जी। फिर कॉमन कोल्ड की आपने चर्चा की, जो इनको सीजनल में होता है। तो ये मुख्य बीमारियां जो आप कह रहे हैं कि जो वैसे तो हर सीजन में, हर मौसम में अलग अलग बीमारियां हैं, लेकिन हम ज़्यादा इसलिए क्योंकि इन दिनों जो सीज़न है वर्षा ऋतु, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए डॉक्टर साहब, इन दिनों जो मौसमी बीमारियों से बचने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? जी, जैसे कि हमेशा से मेडिकल साइंस का एक पुराना कोट है, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर जो है। तो इन सभी बीमारियों से बचाव ही सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जो है हमें जो है सबसे पहले बच्चों को जो है हमें हैंड सैनिटेशन और हाइजीन के बारे में सिखाना ज़रूरी है। खाना खाने से पहले हाथ धोना, सोच के बाद जो है हाथ धोना, जब भी जो है कोई फेस को अगर हाथ लगा रहे हैं तो हाथ धो के जो है उसको यूज़ करें जो है। बाकी जो है बरसात के सीज़न के अंदर अगर पानी
कंटामिनेटेड लगता है तो पानी को बॉयल करके Boil पिएं करें, जो है। जी, ये मैं बाहर के जंक फूड को अवॉइड करें, स्ट्रीट फूड्स को अवॉइड करें थोड़ा सा। जी। और बच्चों के अंदर जो कॉमन बीमारियां हैं इनके लिए कुछ वैक्सीनेशन एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। जी। जैसे अगर सीजनल फ्लू किसी को बहुत ज़्यादा हो जाता है, बार बार होता है, तो वैक्सीनेशंस की तरफ भी जो है अप्रोच किया जा सकता है। जी। और एक और गंभीर जो समस्याएं बच्चों के अंदर जिसकी वजह से बच्चों को बार बार इन्फेक्शंस होते हैं जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में एनीमिया और जो है आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी है। जी। तो वो बच्चों को जो है रेगुलरली आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए प्रेरित करना, सन से जो है एक्सपोजर करवाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रेटजीज प्ले करती हैं। जी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनके अभिभावकों को और उनके टीचरों को कॉमन बीमारियों के लक्षणों के बारे में जानकारी देना, ताकि समय रहते ही उनका जो है आइडेंटिफाई करके उनको इमीडिएट स्क्रीनिंग करके किसी डॉक्टर के पास भेजा जा सके। जी, ज़रूरत है शुरुआती तौर पे ये सिम्टम्स पहचानने की और उनके बारे में जानने की, प्रचार करने की। डॉक्टर साहब, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि कुछ और बीमारियां भी हैं जो जैसे कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, कोई इन दिनों जो नई बीमारियों का चलन है, वो क्या क्या डिसऑर्डर्स जो देखने को मिलते हैं इन दिनों? जी, आपने काफ़ी अच्छा ये पॉइंट जो है रेज़ किया है कि बच्चों के अंदर आजकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो है वो काफ़ी कॉमनली देखने को मिले हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, चाहे वो ऑटिज़म हो, चाहे ये माइलस्टोन जो है, जैसे बच्चे जो है देर से बोलना सीख रहे हैं आजकल जो है, या फिर जो है आप देखेंगे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो है, जहाँ पे बच्चा काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहता है। जी। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं। मैं हर चीज़ का मानता हूँ कि कुछ पॉजिटिव भी होता है और कुछ नेगेटिव भी होता है जो है। जी। तो नेगेटिव चीज़ें मैं पहले आपके सामने रख देता हूँ, फिर बाद में उसका पॉजिटिव जी। जिसकी वजह से ये लोगों के सामने आ रहा है, जी। किस वजह से आ रहा है। नेगेटिव एक रीज़न है स्क्रीनिंग टाइम। जो स्क्रीन टाइम है बच्चों का टेलीविजन्स की तरफ जो है और कंप्यूटर की तरफ, ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। जी। जिसकी वजह से जो है ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो है काफ़ी कॉमन होते जा रहे हैं जो है। क्योंकि आप ये देखोगे एक बच्चा जो अभी नया नया टॉडलर की स्टेज के अंदर है, अगर वो खाना नहीं खा रहा तो माँ बाप आजकल प्रैक्टिस के अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको कैमरा दे देते हैं और उसमें कार्टून्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा अपना जो एंजॉयमेंट है वो पूरा का पूरा जो है, और उसका पीयर ग्रुप कंप्लीटली खत्म हो गया है। काफ़ी हद तक हमारी जो लर्निंग्स होती हैं वो पीयर ग्रुप और सोशल ग्रुप से होती है। बच्चों के और बच्चे जो हैं साथ में जो खेल रहे हैं, वो जो हरकतें करते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसे करते हैं, उसी तरीके से बच्चा जो है अडॉप्ट करता है और उसी तरीके से जो है उसकी डेवलपमेंट होती है। तो ये कुछ कारण है, क्योंकि वो आइसोलेशन में बच्चे जा रहे हैं, सिर्फ वो स्क्रीन को देख रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन किसी के साथ नहीं कर रहे, इसी वजह से उनकी थोड़ी डेवलपमेंट्स जो है स्लो हो गई है। जी, ये तो महत्वपूर्ण कारण जो आपने बताई। जी, और बताए फिर उपचार के बारे में भी बताया। जी, उसके साथ में जो पॉजिटिव पॉइंट है कि ये पॉजिटिव क्यों हुआ है जो है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस इसके बारे में ज़्यादा जागरूकता आ गई है। इसी वजह से आजकल जो है इंसिडेंसेस जो है ज़्यादा, पहले के ज़माने में इसको स्टिग्मा समझा जाता था, एक धब्बा समझा जाता था। आज मेंटल डिजीज़ेस को जो है लोग जो है काफ़ी रूप से जागरूक हैं और इसके उपचार के लिए और इसके सिम्टम्स के बारे में काफ़ी जानते हैं, तो वो विचार विमर्श करने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं जो है। इसकी इलाज जो है काफ़ी हद तक जो है होम्योपैथी से पॉसिबल है। जी। आप अगर सही समय पे जो है उसको जो है किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ले आएंगे, वो लक्षणों के आधार पर जो है उसकी दवाई सेलेक्ट कर कर उनको देगा, और थोड़ा बहुत सपोर्टिव ट्रीटमेंट जैसे बिहेवियरल थेरेपीज़ या स्पीच थेरेपीज़ का हेल्प लेके बच्चों को काफ़ी हद तक जो है इम्प्रोवाइज़ कराया जा सकता है। इम्प्रोवाइज़ कराया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये बीमारियां भले ही चलन में है इन दिनों, लेकिन ज़रूरत है कुछ जो कारण है, जो आपने कहा नेगेटिविटी, या अभिभावकों को कुछ करने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है, उसके बारे में आपने सचेत किया। और आपने कहा कि होम्योपैथिक में इन चीज़ों का इलाज भी है, संभव है। ज़रूरत है समय रहते कुशल विशेषज्ञों के पास, होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास आने की, सलाह परामर्श लेने की, उसके बाद ट्रीटमेंट लेने के बाद जो है सब संभव है। लेकिन जो कारण है उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है अभिभावकों को। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और जहन में आता है, आमतौर पर घरों में पेरेंट्स ने, अभिभावकों ने एक किट रखी होती है, फर्स्ट एड किट रखा हुआ, मेडिसिन किट, डायरिया के लिए, उल्टी के लिए, पेट दर्द के लिए, सिर दर्द के लिए, बुखार के लिए वगैरह वगैरह। क्या घर में होम्योपैथिक दवाओं की भी किट रख सकते हैं? अगर रख सकते हैं तो फिर डॉक्टर, संभवतः डॉक्टर की सलाह से, लेकिन क्या कारगर है या ऐसा कोई परामर्श दिया जा सकता है दर्शकों को? जी, होम्योपैथी की कुछ औषधियाँ जो है रखी जा सकती हैं साथ में, जी, जो कॉमनली जो है आपके वायरल अफेक्शंस
या पेट के अफेक्शंस के लिए यूज़ होती हैं। जी बट होम्योपैथी क्योंकि ये पद्धति जो है सिमिलिया सिमिबिलस क्यूरेंटर के ऊपर काम करती है, लेट लाइक बी ट्रीटेड बाय लाइक, जी मतलब जो जैसा है उसको वही काटता है बिल्कुल और लक्षणों के आधार पर है। जी और होम्योपैथिक जो पद्धति है ये बिल्कुल पर्सनलाइज मेडिसिन है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको इसके बारे में समझाना चाहूँगा कि अगर मेरे पास शायद 3 बच्चे आज जो है अगर ओपीडी में आए और एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ आए तो शायद मैं तीनों को अलग अलग मेडिसिन दूंगा। अलग अलग मेडिसिन देंगे। कहने का तात्पर्य डॉक्टर साहब घर में आप एक छोटा किट भी रख सकते हैं लेकिन कुशल विशेषज्ञों की सलाह से। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपने कहा कि डॉक्टर जो है वो होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट देगा सिम्टम्स के आधार पर। डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, इतने महत्वपूर्ण जानकारी महत्वपूर्ण विषय पर आपने दी। आपका स्टूडियो में आने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी दर्शकों आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। लेकिन दर्शकों आप हमारे दूरदर्शन शिमला को हमारे फेसबुक पेज पे या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे ऑफिशियल @दूरदर्शन हिमाचल ऑफिशियल फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या एक्स हैंडल पे और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं और दूरदर्शन हिमाचल से संबंधित मनोरंजक कार्यक्रम का लुत्फ उठा सकते हैं। अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।